हेलो स्टूडेंट्स, हम पॉलिटी की प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? इसके ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसको हमारा आंसर है राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज शुरू की थी। इसका संविधान में उल्लेख भाग 9 आर्टिकल 243 अंतर्गत वर्णित है और इसको जो है संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत मिला। और इस पंचायती राज में 3 संस्थाएं होती हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और इसको 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। तो हम 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो उसके ऑप्शन दिए गए हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, दूसरा स्वच्छता, तीसरा कानून और व्यवस्था और चौथा है लोक उपयोगी सेवाएं। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, कानून और व्यवस्थाएं। यह स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का या पंचायती राज व्यवस्था का मामला नहीं है। यह व्यवस्था संघ यानी केंद्र सरकार या राज्य प्रशासन के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायत सिर्फ राज्य सरकार की प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर कार्य करती है। मतलब ग्राम सभा पंचायती राज जो है प्रशासन के तौर पर सबसे निचले पायदान पर है। और पंचायती राज का जो उल्लेख है संविधान का अनुच्छेद 243 में वर्णित है और 11वीं अनुसूची के तहत इस व्यवस्था को संपूर्ण उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी पंचायती राज के लिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ी गई थी और इसी के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को, दूसरा ऑप्शन है किसी गांव की सारी आबादी को, तीसरा ऑप्शन है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को और चौथा है पंचायत के निर्वाचित सदस्य को। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। ग्राम सभा पंचायती राज का सबसे बड़ा एवं प्राथमिक निकाय है। ग्राम सभा में गांव के सभी लोग शामिल होते हैं जिनका नाम निर्वाचन सूची में दर्ज होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने, ऑप्शन दिए गए हैं, स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, दूसरा ऑप्शन है मंडल प्रणाली प्रारंभ की, तीसरा ऑप्शन है चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन किया, चौथा ऑप्शन है चेयरपर्सन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथे का पहला सही है, स्थानीय सुशासन प्रारंभ किया, क्योंकि राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और एमपी जो है संवैधानिक तौर पर लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। जब 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद जो संवैधानिक का दर्जा जो मिला तो एमपी ने इसे
1993 में लागू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आंध्र प्रदेश और राजस्थान, दूसरा असम और बिहार, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, चौथा है पंजाब और चंडीगढ़। तो ऑप्शन हमारा दिया गया है पहला और राजस्थान, पहला आंध्र प्रदेश और राजस्थान, क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में लागू की गई थी और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश में लागू किया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को अपनाया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति की जो स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर उसी आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अशोक मेहता समिति, दूसरा श्री राम मेहता समिति, तीसरा बलवंत राय मेहता समिति, चौथा मनोहर लाल मेहता समिति। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, अशोक मेहता समिति। 1977 को जो है अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था और बलवंत राय मेहता समिति को 1957 में हुआ था। तो 1977 के अंतर्गत अशोक मेहता समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसमें अशोक मेहता समिति ने सिफारिश दी थी कि पंचायती राज के 3 स्तर नहीं बल्कि 2 स्तर होने चाहिए। उनका पहला स्तर था मंडल स्तर पर, दूसरा जिला स्तर पर। इन 2 स्तरों पर सिफारिश की थी 1977 में। और इन्होंने ग्राम पंचायत समिति और पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है, इन दोनों को अस्वीकार किया था, खत्म करने की बात की थी। और बलवंत राय मेहता समिति ने 3 संस्थाएं बताई थी, ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद। उनकी सिफारिशों को मान लिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। 1956 को, 1965 को, 2010 को या 2004 को। इसका ऑप्शन हमारा पंचायती राज मंत्रालय का जो गठन हुआ था वो 2004 को हुआ था। 27 मई 2004 को नए मंत्रालय के रूप में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। इसकी गणना कौन करता है या कौन देता है? तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 का है। और इसकी अवधि 5 वर्षों की अवधि तक रहेगी। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है। दूसरा ऑप्शन है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, या पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है कि 5 वर्ष की अवधि के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। 7 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 21 दिनों बाद या 28 दिनों बाद, जिसमें परिवार शामिल ना हो।
तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, 7 दिनों बाद। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य यानी जो वार्ड मेंबर होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, अगर उनमें से कोई भी अपना त्यागपत्र देना चाहे तो मुखिया इसको स्वीकार कर सकता है। लेकिन वह अब जब वो त्यागपत्र की जो है वैलिडिटी 7 दिनों की होती है, 7 दिन से पहले भी वो अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। अगर 7 दिन के बाद अगर वो 7 दिन की अवधि पूर्ण हो जाती है तो उससे उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाएगा और वह पद से रिक्त हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 30 दिन, 60 दिन, 3 महीने या 4 महीने। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 3 महीने। पंचायत की बैठकों के बीच 3 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ये ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। दूसरा, निर्वाचन में सत्ता की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। तीसरा ऑप्शन है, पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। चौथा ऑप्शन है, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो ग्राम पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, राज्य चुनाव आयोग की राज्य चुनाव आयोग की देख-रेख में और नियंत्रण और निर्देशों के अंतर्गत होने वाले प्रत्येक ग्राम पंचायत चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक में निर्वाचित सभी सदस्य अधिनियम 12 की धारा 1 के अंतर्गत वोटों के बहुमत से अपने अपने उप मुखिया का चुनाव करेंगे। दूसरी शर्त, उप मुखिया के चुनाव में ग्राम पंचायत का मुखिया भी एक मतदाता की भांति मतदान करेगा। तीसरा, उप मुखिया के चुनाव में वोटों के समान होने की स्थिति में ड्रॉ द्वारा इसका फैसला किया जाएगा, मतलब लॉटरी द्वारा इसका फैसला किया जाएगा अगर मत बराबर आ जाते हैं तो। हमारा अगला प्रश्न है, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, प्रखंड विकास पदाधिकारी को। दूसरा, उप विकास आयुक्त को। तीसरा, जिला अधिकारी को। चौथा है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। तो हमारा इसका ऑप्शन चौथा सही है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। हमारा अगला प्रश्न है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितः क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन दिए गए हैं, 5, दूसरा 7, 3 या 9। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 7। न्यूनतम संख्या 7 होनी चाहिए ग्राम कचहरी में। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, वार्ड सदस्यों द्वारा। दूसरा, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य द्वारा, या कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो। चौथा, ऐसे व्यक्तियों को जो ग्राम पंचायत के सदस्य हों।
तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य हों। बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा या उससे अधिक ग्राम सभा एक या उससे अधिक निगरानी समितियों का निर्माण कर सकती है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को निगरानी समिति का सदस्य बनाया जाएगा जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं है। मतलब ग्राम सभा के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, क्योंकि ग्राम पंचायत के कार्य और योजनाओं और गांव से संबंधित अन्य गतिविधियों की रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की जा सकती है। ग्राम पंचायत में जो है मुखिया होते हैं और वार्ड मेंबर होते हैं और वे कार्यपालिका की तरह काम करते हैं, तो वो है इनके सदस्य नहीं होने चाहिए निगरानी समिति के, बल्कि ग्राम सभा के कोई भी अन्य सदस्य हों जो उनके काम की जो है निरीक्षण करते रहें कि काम सही हो रहा गाँव में या गलत, इस तरह से। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत समिति करने का आदेश देता है, ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 57। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। अनुच्छेद 40 में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के में उल्लेखित है। अनुच्छेद 40 ये राज्य नीति निर्देशक के अंतर्गत आता है और इसका जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। स्वयं स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें अधिकार और शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। यह भारतीय संविधान के भाग 4 जिसका उल्लेख 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। 40 इस पर जोर महात्मा गांधी ने बहुत दिया था, ग्राम पंचायत। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? पंचायत समिति में सरपंच होता है और वार्ड मेंबर यानी पंच होते हैं, उन सबको मिलाकर पंचायत समिति कही जाती है। तो यह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जनपद पंचायत के, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के, तीसरा है जिला परिषद के, चौथा है अंचल पंचायतों के। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, जिला परिषदों के प्रति ये उत्तरदायी होती हैं और प्रत्येक जिला 7 या 8 ब्लॉकों में विभाजित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 1786 को या 1772 को या 1771 को या 1773 को। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 1772 को, क्योंकि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जिलाधीश संग्राहक यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद की शुरुआत की थी। 1773 में इस पद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1781 में इस पद को पुनः आरंभ कर दिया गया। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी जिला प्रशासन की एक इकाई के रूप में काम करता आ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रतिवाहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार में, दूसरा केरल, तीसरा हरियाणा, चौथा मध्य प्रदेश। का ऑप्शन हमारा चौथा सही है, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज की संरचना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जिला पंचायत जिला स्तर पर, ब्लॉक पंचायत ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत
चौथा है ग्राम सभा। अच्छा, तो इसका दूसरा ऑप्शन है खाप पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, क्योंकि जिला जिला पर जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, और तीसरा है ग्राम पंचायत, होता है ग्राम सभा। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, या राज्य स्तर पर, या ग्राम स्तर पर। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, ब्लॉक स्तर पर, क्योंकि पंचायत समिति का जो गठन होता है ब्लॉक स्तर पर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं नगर पंचायत, जिला पंचायत, तीसरा ग्राम सभा, चौथा ग्राम पंचायत। तो इसका हमारा जो है तीसरा सही है, ग्राम सभा। ग्राम सभा एक निचले स्तर पर बहुत एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सीधे लोकतंत्र, और यह निचले पायदान से होकर शुरू होकर चलता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्राथमिक लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामुदायिक सरकार के संदर्भ में सही है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब कथन दिए गए हैं, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। दूसरा कथन, इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा इसमें दिए गए हैं, पहला दूसरा, केवल पहला, या केवल दूसरा, इनमें से कोई नहीं, ना दूसरा ना पहला। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन हमारे सही हैं, क्योंकि सामुदायिक सरकार को एक भाषी समुदाय जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि वह कहाँ रहते हैं। इस प्रकार की सरकार बेल्जियम में है। सामुदायिक सरकार को सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषा संबंधी मुद्दों का निर्णय करने का अधिकार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है, यानी भंग होती है, तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? उसका ऑप्शन हमारे हैं 2.5 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह, या 3 माह। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 6 माह। यदि कोई ग्राम पंचायत भंग हो जाती है तो उसका 6 महीने के अंतराल पर चुनाव करने जरूरी होते हैं, और यह नियम नीचे स्तर से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक यही लागू होता है। लोकसभा का कोई भी सदस्य हो, और उसका या लोकसभा का कोई किसी भी सदस्य का अगर पद खाली हो जाता है तो 6 माह के भीतर उसको भरना जरूरी होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या लोकसभा सदस्य हो, या विधानसभा का सदस्य हो। तो 6 माह के भीतर बहुत भरना जरूरी होता है। अगर पद अवधि 6 महीने से कम रह जाती है तो वहाँ चुनाव नहीं कराए जाते। और जैसे 5 साल की अवधि होती है, 3 साल की के बाद पद रिक्त हो जाता है, तो अगले शेष बचे समय के लिए चुनाव कराए जाते हैं, जिन्हें उपचुनाव कहते हैं। तो ये सभी के लिए होता है ये कानून। हमारा अगला प्रश्न है, किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? पंचायत का मुखिया, तो उसके ऑप्शन दिए गए हैं, वार्ड मेंबर, दूसरा सरपंच, तीसरा ग्राम सभा का सचिव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, सरपंच। पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, और जो पंचायत समिति के अन्य सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर जिन्हें कहते हैं, वो उप सरपंच होते हैं, मतलब उप सरपंच होते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 4, 5, 6 या 7। तो इसमें ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 6। क्योंकि क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण का विचार 1956 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उठाया गया था। भारत में वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार मूल रूप से 5 परिषदें बनाई गई थी: उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। भारत के 7 उत्तर-पूर्वी राज्यों की समस्याओं से निपटने के लिए 1971 में उत्तर-पूर्वी परिषद की स्थापना भी की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हर ग्राम पंचायत कई डैश में बटी हुई होती है? पहला ऑप्शन है पंचों में, दूसरा ग्रामों में, तीसरा सभाओं में, चौथा है वार्डों में। इसका ऑप्शन हमारा है चौथा, वार्डों में, क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत वार्डों में बटी होती है और प्रत्येक वार्ड से वार्ड मेंबर चुनकर आता है और वह पंचायत समिति का सदस्य होता है, जिसका मुखिया ग्राम यानी सरपंच होता है। हमारा और इसकी जो अवधि होती है 5 वर्ष होती है। हमारा अगला प्रश्न है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद, तीसरा नगर निगम, चौथा कोई विकल्प सही नहीं है। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, नगर पालिका परिषद, क्योंकि नगर प्रशासन का सबसे छोटा शहरी क्षेत्र का नियंत्रण करती है। तो छोटे शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका समिति या परिषद गठित की गई है। यह शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। नगर निगम महानगरीय क्षेत्रों या बड़े शहरों में स्थापित होता है, जबकि नगर पंचायत का गठन ग्रामीण से शहरी संक्रमण के क्षेत्रों में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 1/5, 1/7, 1/3 या 1/4। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 1/3। संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान में एक नया भाग 9 के जोड़ा गया। महिलाओं के लिए नगर पालिका में 1/3 सीटों को आरक्षित करने के लिए प्रदान करता है। इसी प्रकार 73वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें आरक्षित की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को डैश में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो इसका ऑप्शन है पहला भाग 9 का क, दूसरा भाग 10, भाग 11 या भाग 14। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, भाग 9 का क, क्योंकि 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में भाग 9A या 9 क जोड़ा और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसे नगर पालिका के रूप में जाना जाता है। इसमें 243P से 243ZG के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा अधिनियम को संविधान की 12वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है और इसमें 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख किया गया है और पंचायती राज में 29 विषयों का। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। तो ऑप्शन हमारा दिए गए हैं ग्राम सभा, दूसरा ऑप्शन जिला कलेक्टर, तीसरा है सरपंच, चौथा है सचिव। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, ग्राम सभा रोकती है। ग्राम सभा पंचायत को गलत चीजें करने से रोकती है।
जिसमें पैसे का दुरुपयोग करना हो या कुछ लोगों का पक्ष लेना शामिल हो। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों पर नज़र रखता है और उन्हें जनता के प्रति जिम्मेदार बनाता है। और यह वह जगह है जहां ग्राम पंचायत के काम की सभी योजनाएं लोगों के सामने रखी जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत के छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है, ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं? उसके ऑप्शन दिए गए हैं, ग्राम, दूसरा कस्बों में, तीसरा वार्ड में, या चौथा कोई विकल्प सही नहीं है। तो ग्राम पंचायत जो है वार्डों में विभाजित होती है और प्रत्येक वार्ड मेंबर होता है, जिससे ग्राम पंचायत का गठन होता है, जिसे ग्राम स्तर पर कार्यपालिका कह सकते हैं। और ये जो है कार्यपालिका ग्राम सभा के प्रति एक उत्तरदायी के तौर पर व्यवहारिक रूप से उत्तरदायी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, 5 वर्ष, 3 वर्ष, या 2 वर्ष, या 4 वर्ष। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ग्राम पंचायत में एक गांव या गांवों का एक समूह होता है, जिसे वार्ड नामक छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधि का चयन या चुनाव करता है, जिसे पंच या वार्ड सदस्य के रूप में जाना जाता है। पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे सरपंच के नाम से जाना जाता है। ग्राम प्रधान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य ने पहला ब्लॉक चेन जिला बनाने हेतु आवेदन किया है? तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात ने, दूसरा महाराष्ट्र ने, तीसरा तेलंगाना ने, चौथा तमिलनाडु ने। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, तेलंगाना ने, क्योंकि तेलंगाना सभी प्रमुख ब्लॉकचेन प्रतियोगी कंपनियों के लिए एक विशाल इन्क्यूबेटर और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान कर रहा है। इसमें प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें उस जिले में अधिक सुविधाएं हों, विश्व स्तर पर भी, और उसकी तरक्की हो। प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं विकास को देखकर। तो ये प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन, जो तेलंगाना ने अपने ब्लॉकचेन जिले के रूप में शुरू किया है। ये पहला राज्य बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो। मध्यवर्ती स्तर पर यानी पंचायत समिति, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो पंचायत समिति का जो गठन है वो कम नहीं किया जा सकता, राज्य की न्यूनतम जनसंख्या इसमें तय की गई है। तो उसका ऑप्शन है 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख, या 20 लाख। तो उसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 20 लाख। क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 243(b) में ये उल्लेख है कि मध्यवर्ती स्तर यानी पंचायत समिति का गठन यह नहीं किया जा सकता जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है। इसका ऑप्शन हमारा 14 सही है। 20 लाख से कम है उसमें यह मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं किया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(5) के अनुसार नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 24 वर्ष, 28 वर्ष, 32 वर्ष, या 21 वर्ष। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। तो ऑप्शन दिए गए 10वीं अनुसूची में, या 11वीं अनुसूची में, या 9वीं अनुसूची में,
या 12वीं अनुसूची में? तो पंचायती राज संस्था का उल्लेख 11वीं अनुसूची में उल्लेख है, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, और इसमें विषय पंचायती राज के लिए 29 विषय तय किए गए हैं। और पंचायती राज प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? ऑप्शन दिए गए हैं 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो इसके ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4 या 5 या 2। तो पंचायत राज संरचना में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 48। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, अनुच्छेद 40, क्योंकि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज स्थापित है, जो नीति निर्देशक तंत्र के अंतर्गत आता है, और इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार को की होती है। समय पर चुनाव करवाना, समय पर इनकी योजनाओं को क्रियान्वित कराना, ये सब राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? तो इसका ऑप्शन है संघीय राज्य के रूप में, दूसरा ऑप्शन है अर्ध संघीय राज्य के रूप में, तीसरा है एकात्मक राज्य के रूप में, चौथा ऑप्शन है राज्य के संघ के रूप में। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, राज्यों के एक संघ के रूप में परिभाषित करता है, क्योंकि अनुच्छेद 1 में भारतीय संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के तहत भारत को राज्यों का एक संघ यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा कहा गया है। इसे सोच समझकर संघ कहा गया है, परिसंघ नहीं, क्योंकि प्रारूप समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती थी कि संघ राज्यों के एक साथ करार यानी समझौता नहीं है। राज्यों को भारत संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। परिसंघ को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए वह संघ है। प्रशासन की सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में बांटा जा सकता है, किंतु देश एक अखंड इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं 6 अनुसूची, 12 या 18 या 24। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिसमें पहली अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि सुधार से संबंधित थी। और दूसरी अनुसूची यानी 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित थी। और तीसरी यानी 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, और 12वीं सूची नगर पालिकाओं से संबंधित थी। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है अनुच्छेद 360 लागू करके, या अनुच्छेद 361 लागू करके, या अनुच्छेद 370 लागू करके, या अनुच्छेद 371 लागू करके। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, अनुच्छेद 360 लागू करके। राष्ट्रपति को ये जब समाधान हो जाए कि देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, या देश के किसी एक हिस्से में संकट स्थिति होने वाली है, वित्तीय संकट, तो वहां पे वह राष्ट्रपति मतलब आपात स्थिति लागू कर सकता है, आपातकाल लागू कर सकता है। और ये शक्ति अनुच्छेद 360 में वर्णित है, और ये राष्ट्रपति ही लागू कर सकता है, और इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है, बल्कि 1991 में वित्तीय संकट आया था, लेकिन सुधार हो गया था एकदम। हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं अंग्रेजी, सिंधी, मराठी या संस्कृत। दूसरा है संस्कृति, सिंधी, कोंकणी या मणिपुरी। तीसरा है सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली। चौथा है मराठी, उड़िया, कोंकणी या नेपाली। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। मूल संविधान में 14 भाषा थी। वर्तमान संविधान में 22 भाषा संविधान में उल्लेख है और 14 भाषाएं थी, लेकिन 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। और फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो हमारी भाषाएं 22 हैं, 8 भाषाएं जोड़ी गई। हमारा अगला प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? इसका ऑप्शन 1 बार या 2 बार या 3 बार या अभी कभी नहीं। तो हमारी संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन करके जोड़ा गया था, एक बार संशोधन हुआ है 42वें संविधान 1976 में, जिसके द्वारा 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी तथा राज्य की अखंडता जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राज्य की अखंडता। 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1942 को। 42वें संविधान संशोधन 1976 को 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो उसके ऑप्शन है 1984 का 50वां संशोधन, दूसरा 1986 का 53वां संशोधन, तीसरा 1986 का 54वां संशोधन या 1985 का 52वां संशोधन। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल पर रोक लगी, क्योंकि जो है इसमें जो है सरकार में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती थी। विधायक या सांसद जीतने के बाद अपने दल से निकल जाते थे और सरकार गिर जाती थी, उस पर इस चीज़ पर रोक लगी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, राज्य सरकार से या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से? इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, राज्य नीति निर्देशीय सिद्धांत से। क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 41 राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है। यह अनुच्छेद बताता है कि राज्य रोजगार प्राप्त करने के लिए और शिक्षा प्राप्त करने के लिए और बेकारी को समाप्त करने, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता अन्य दशाओं में लोक सहायता प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा 62वें संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तीसरा है 43वें संविधान संशोधन द्वारा। तो संपत्ति का जो अधिकार, मूल संविधान में संपत्ति का जो अधिकार एक मूल अधिकार होता था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसका अब उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 का में उल्लेख है। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं।